के रास्ते पर। मैं शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, इराक जॉर्डन बॉर्डर। हिंदुस्तानियों को बाहर निकालो। इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आगे बम पीछे गोली, सेकंड सेकंड जिंदगी की बोली, यही हालात हो गई है इराक की। इंडिया न्यूज की टीम इराक के उस रास्ते पर खड़ी है जहां से कुछ दूरी पर खून खराबे का वो मंजर दिखता है जिसकी कहानी सुन सुनकर पूरी दुनिया थर्राई हुई है। जरा सोचिए, एक बस को रोका जाता है, उसमें से 70 लोगों को नीचे उतारा जाता है। नीचे 12 साल 15 साल के बच्चे, 18-19 साल की लड़कियां हाथ में ऑटोमेटिक राइफल लेकर खड़े होते हैं। आईएसआईएस के आतंकी अपने मम्मी पापा दादा दादी की उम्र के लोगों को छलनी कर देते हैं। ऐसे ही हालात में 10,000 से अधिक हिंदुस्तानी फंसे हैं। इसमें नर्सें हैं, इसमें कई कंपनियों में काम करने वाले मैनेजर्स भी हैं। मैं शीतल राजपूत इस वक्त मौजूद हूँ इस सड़क पर जो कि सीधी इराक की तरफ जाती है। इंडिया न्यूज इराक बॉर्डर पर खड़ा है। देखिए ये तस्वीर, ये जॉर्डन इराक बॉर्डर है। ये सड़क जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है, चंद किलोमीटर दूर इस पर आगे चलने के बाद इराक का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जहां इन दिनों रूह कपा देने वाली तस्वीरें, खबरें सामने आ रही हैं। मेरे पीछे ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सीधे इराक को जाती है। इराक जो इस वक्त जबरदस्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। आप इस पीछे बोर्ड पे भी देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है अरबी में भी और अंग्रेजी में भी, इराकी बॉर्डर अल करामा। यानी ये सड़क सीधी जॉर्डन से इराक की तरफ जाती है और इसी सड़क पर हम इस वक्त खड़े हैं। इराक से आई ये ताजा तस्वीर देखिए, जिसके हाथ में देखो SLR है। घर का मुखिया रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ा है। एक एक आदमी को 200 गोलियां मारी जा रही हैं। इराक धू कर चल रहा है। ऐसे ही जलते और विनाश के मुंह पर खड़े इराक में हिंदुस्तान के करीब 10,000 लोग फंसे हैं। इसमें से कुछ के पास पासपोर्ट, वीजा सब है, लेकिन वो अपने वतन नहीं लौट पा रहे। इराक में हिंदुस्तान के 3 तरह के लोग फंसे हैं। इराक में फंसे हिंदुस्तानियों के पहले तबके में इंजीनियर्स, मैनेजर्स और नर्सेज हैं। दूसरे तबके में सेकेंड और थर्ड ग्रेड के एम्प्लॉइज हैं। तीसरे तबके में ज्यादातर कच्चे तेल कुएं, होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वाले मजदूर हैं। अब बारी बारी से समझिए। इराक में फंसे हिंदुस्तानियों के पहले तबके में फंसे ज्यादातर लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इनमें ऑयल कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मैनेजर्स और इंजीनियर्स हैं। Area of importance, and if you would like a confirmation, I can say so that this matter was discussed. अब देखिए इराक में फंसे हिंदुस्तानियों का दूसरा तबका कैसा है। इसमें ज्यादातर सेकंड और थर्ड लेवल के कंपनीज के कर्मचारी हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों, होटल और तेल कंपनियों में काम करते हैं। इसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, जम्मू के लोग हैं। इसमें कुछ जॉर्डन के रास्ते निकलने में कामयाब रहे, जिस रास्ते पर इंडिया न्यूज की टीम खड़ी है। देखिए ये तस्वीर, ये जम्मू के राजेश कुमार हैं। इराक के बसरा में 2 सालों से नौकरी कर रहे थे। राजेश किसी तरह घर लौटने में कामयाब रहे। इस टाइम बहुत ही इराक की जो मूवमेंट है बहुत ही खराब है। तो इस कंपनी ने हमारा पहले जो डिसीजन था उसने पहले ही ले लिया था कि उसको पता था कि ये डर लग रहा है, इस डर से बंदों को पहले ही अपने घर वापस भेजना है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इराक में फंसे दूसरे तबके के लोगों में से बहुत के बारे में पता है, लेकिन उनमें से कई का पासपोर्ट इराकी कंपनियों ने जब्त कर रखा है। कुछ दिनों पहले ऐसे लोगों ने एक वीडियो भेजकर भारत सरकार से गुहार लगाई थी कि वो इराकी कंपनियों पर दबाव बनाएं ताकि वो उनका पासपोर्ट लौटा दें। देखिए ये वीडियो। 2 दिनों पहले इराक से आए इस वीडियो में बम गोली के बीच फंसे लोग किस तरह जान की गुहार लगा रहे हैं। साडा फिलहाल कॉन्टैक्ट सिर्फ मान साहब नाल है।
बाकी गवर्नमेंट साडी की कर रही साडी उन्हां दी हेल्प करो नाल इत्थे लियाण लई सानू किसी तरह भी सानू इत्थों कड्ढो असीं सारिआं नूं पुछ लओ तुसीं सारे बंदे यही कहंदे भी असीं इंडिया आना चाहुंदे हां साडे बाकी भरा जे ड्यूटी ते आ असीं इत्थे 230 आदमी आ तुहानूं फिलहाल इत्थे 50-60 दे कंपनी दे प्रॉब्लम करके असीं इस करके इन्ने इकट्ठे होए हैं। इराक में फंसे करीब 10,000 भारतीयों में तीसरा तबका उन लोगों का है जो रिफाइनरी, गोदाम, गोदी पर काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा के हैं। आशंका है कि इनमें से कुछ के पास वीजा नहीं है। हम इराकी गवर्नमेंट के साथ एक कमेटी तैयार किए हैं। ये कमेटी हर लेबर प्रॉब्लम को पर बात करेगी। इनमें से कुछ लोगों के पास वीजा नहीं है, इनमें से कुछ लोगों के पास कब आए प्रूफ नहीं है, इनमें से कुछ लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है। तो जब उनको जाने से लौटने से पहले ये सब चेक कर तैयार कर सकते हैं। ऐसे लोग इराक के बैजी, अनबर, मौसूल और रवा इलाकों में हैं, जहां पर सबसे भयानक खून खराबा हो रहा है। इराक में छिड़े घमासान ने भारत को भी झकझोर कर रख दिया है। वहां फंसे भारतीय देश वापस लौटने की बाट जोह रहे हैं। कुछ सौभाग्यशाली स्वदेश लौट भी आए हैं, लेकिन अभी भी कईयों को सुरक्षित मुल्क वापसी का इंतजार है। इराक बॉर्डर से शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा हालात कितने मुश्किल हैं और इन मुश्किल हालातों में हिंदुस्तानी फंसे हैं। किन हालात में ये फंसे हैं? सवाल यह है कि करीब 10 दिनों से हिंदुस्तान के कोने कोने में इन लोगों के परिजन रो रहे हैं, गा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। क्या सरकार को समझ में नहीं आ रहा इराक में फंसे 10,000 हिंदुस्तानियों को वापस लेने के लिए क्या क्या किया गया? अब सवाल उठता है कि 10,000 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के लिए मोदी की सरकार ने अब तक क्या क्या किया है। सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री, इराक में किसी भी तरह भारतीयों को बचाने का निर्देश। विदेश मंत्रालय, पश्चिम एशिया के राजदूतों को एक एक कर बुलाकर बैठक। इराकी दूतावास में 24 घंटे मॉनिटरिंग, मंत्रालय में कंट्रोल रूम। इराकी दूतावास पासपोर्ट दिलाने के लिए 18 कंपनियों से सीधा संपर्क। फंसे लोगों के लिए अपने स्तर पर डील। फंसे लोगों को निकालने के लिए विद्रोही गुटों से भी बातचीत। इराक में राजदूत रहे सुधाकर रेड्डी को विशेष दूत बनाकर इराक भेजा गया है। लेकिन नतीजा क्या निकला? अभी तक 300 लोगों से संपर्क हो पाया है। करीब 60 लोग किसी तरह वापस आने में कामयाब रहे हैं। विदेश मंत्रालय का दावा है कि 46 नर्सें, नजफ की कंपनी में काम करने वाले 2,500 हिंदुस्तानियों, 28 मजदूरों से उनका संपर्क हो पाया है। वो खतरे में नहीं है, उनके पास खाने पीने की चीजें हैं, उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। Apart from those 46 nurses who are in Tikrit, there were nurses in the conflict zone elsewhere. And I'd like to inform you that we have been able to rescue and evacuate 2 other nurses who were elsewhere in the zone of conflict. 17 had been moved out. Those 17 were in Baghdad, and since then they have moved out of Iraq. इराक में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने में सबसे बड़ी नाकामी इराक सरकार को लेकर है, जिसने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं। इसकी वजह यह है कि आधे से ज्यादा इराक में बगदाद से चलने वाली सरकार का कोई वजूद ही नहीं बचा। सुन्नी विद्रोहियों के संगठन ISIS के इस आतंकी बगदाद की भी घेराबंदी कर रहे हैं। जॉर्डन में अरब मामलों के जानकार कहते हैं कि इराक की हालत और बिगड़ सकते हैं। The Islamists or the Islamic State of Iraq have
united itself out along with other groups, Sunni groups in Iraq, who find themselves that injustice has been done for them in the last 1 decade. And such injustice have kept them all united. ऐसे में हिंदुस्तानियों को बचाने का एक बड़ा रास्ता ये हो सकता है कि सीरिया और जॉर्डन की सरकारें विद्रोही गुटों के बीच बचाव कर भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित कराएं। सुधाकर रेड्डी इराक के उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जिनके ताल्लुकात सद्दाम हुसैन की सरकार से रहे हैं, क्योंकि आईएसआईएस सद्दाम हुसैन के समर्थक माने जा रहे हैं। बुधवार से इस स्तर पर कोशिश शुरू हो चुकी है। इस सब के बीच भारत सरकार का सबसे बड़ा कंसर्न जो है, सबसे बड़ी चिंता जो है, वो अपने नागरिकों को लेकर है और कुछ सफलता भारत को मिलनी भी शुरू हुई है। कल ही मुंबई में वापस लौटे हैं 10 भारतीय सुरक्षित, जिन्हें भारत सरकार ने सुरक्षित देश वापस ले जाया है, भेजा है और उसमें कामयाबी हासिल की है। देखिए, ये हिंदुस्तान में सीरिया के राजदूत हैं, जिन्हें बुधवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दफ्तर बुलाकर बातचीत की गई। We talk about the current situation in West Asia, especially in Syria and Iraq, and to cooperate together, two countries for future to fighting against terrorism in this area or all over the world. आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इराक में हालात कुछ दिनों या महीनों में सामान्य हो जाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा। जॉर्डन इराक बॉर्डर से शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालात तो बड़े मुश्किल भरे हैं और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है और इस बीच लगातार कोशिश ये है कि कैसे 10,000 हिंदुस्तानी जो वहां पर फंसे हैं उनको वापस लाया जाए। चलिए रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सामने बम, पीछे गोली, ऊपर रॉकेट लॉन्चर, चलते इराक के रास्ते पर। मैं शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, इराक जॉर्डन बॉर्डर। हिंदुस्तानियों को बाहर निकालो। लगा सकते हैं कि दिल्ली में जैसे बैगन बिकता है, इराक में बम बिक रहा है। मुंबई में जैसे लौकी बिकती है, इराक के मौसूल में राइफल बिक रहा है। रेहड़ी पटरी वालों ने हथियारों की दुकानें खोल रखी हैं। जिधर देखो, जिसके हाथ में देखो, बम गोला बारूद लेकर टहल रहा है। सवाल यह है कि इन हालात में इराक में फंसे हिंदुस्तानी वापस लौटेंगे कैसे? ग्राउंड जीरो के हालात देखकर आप थर्रा जाएंगे। बगदादी का प्लान हिलाकर रख देने वाला है। इराक में हालात किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। इराक से लौटकर आए लोगों की आप बीती सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वहाँ पर जब हम लोग मार्केट के लिए जाते थे तो वहाँ पर अपने यहाँ जैसे ठेले पर सब्जी मिलते थे, वहाँ पर वो बंदूक, बम सब गोले खुलिया में ऐसे ही बिकते थे। सुना आपने, जैसे दिल्ली मुंबई में बैगन बिकता है, इराक में बम बिक रहे हैं। घिया और लौकी ले लो की आवाज की जगह इराक के टिकरित और मौसूल की गलियों में राइफल ले लो, मशीन गन ले लो की आवाजें आती हैं। बच्चा, जवान, औरत और बुजुर्ग सबके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल है, बम है, बारूद है, सबके सिर पर खून सवार है। आईएसआईएस के आतंकी किसी भी वक्त बगदाद पहुंच सकते हैं। That day, he wanted to make himself as the leader of the Islamic ISIS in Iraq. ऐसी हालत में इराक में फंसे हिंदुस्तानियों का क्या होगा? इराक से लौटे दूसरे भारतीयों की सुनिए, वो क्या बता रहे हैं, किस तरह उसने अपनी जान बचाई। बचाव के लिए तो उसमें कुछ हम लोग सोच ही नहीं सकते, इतना सोचना ही हम लोग के लिए मुश्किल था। हम लोग क्या इसके आगे क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले पर बस उतना ही विश्वास करते हैं। हम जिस तरह सही से इधर आए थे उस तरह सही सलामत हम लोग घर चले जाएं, बस एक ही। स्थिति मुश्किल भरी है, हालात रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और इस बीच लगातार कोशिश ये है कि जो 10,000 हिंदुस्तानी वहां पर फंसे हैं वो वापस कैसे सुरक्षित हिंदुस्तान तक आए। चलिए इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के